नमस्कार। तो यहाँ तक कि ये नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स की कहानी हमने देख लिया था कि लास्ट में जाकर बेलोर डंक को आइडिया देता है कि तुम कैसे भी करके बैटल ऑफ कॉम्बैक की बात कर लेना, तुम्हारे बचने का चांस केवल उसी के अंदर है। इधर मेकर को भी अपना बेटा डेरोन तो मिल गया होता है और लेकिन एगोन गुम गया था, उसके लिए ये डंक को जिम्मेदार समझ रहा था। लास्ट में जाकर एक कमेटी बैठती है जहाँ पर कि डंक के ऊपर फैसला होता है। जब डंक ट्रायल ऑफ कॉम्बैक की बात करता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बेलोर उसको बताता है कि कैसे भी करके तुम्हें भी 7 नाइट्स को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। 7 एक्यूजर्स की तरफ से लड़ेंगे और 7 तुम्हारी तरफ से। तो बस कहानी यहाँ से चल रही थी। वीडियो को कर देते हैं शुरू। एक तो डंक खुद हो गया, लेकिन उसको 6 नाइट्स और ढूंढने थे। ये 6 नाइट्स उसको 6000 की तरह लग रहे थे। वैसे तो इसका घोड़ा और सारी चीज़ें इसको वापस से दे दी थी और बोला था कि पूरी रात में जितने भी तुम ढूंढ पाओ वो ढूंढ के कल सुबह आ जाना। अगर कल तुम अपने सारे नेट्स को लेकर वहाँ पर मैदान में इकट्ठा नहीं हुए तो तुम्हें गिल्टी माना जाएगा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब डंक ऐसे ही परेशानी में सोचते सोचते वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर आते उसको सबसे पहले कोई बंदा दिखता है तो वो होता है फोस्वे का एप्पल। डंक उसको आके बताता है तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, ट्रायल ऑफ कॉम्बैक ये बहुत बुरी चीज़ है। डंकन, तुम्हें पता भी है ट्रायल ऑफ कॉम्बैक का मतलब क्या होता है? वहाँ पे एक वॉर होगा, लोग मरेंगे और खून निकलेगा। पास में जो डायमंड का ब्रदर होता है स्टेफन, वो कहता है, डायमंड तुम तो डरपोक हो, तुम्हारी टेंशन मत लो, तुम्हें लड़ने का मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि उसके अंदर केवल नाइट्स लड़ते हैं। परंतु डंक, आप टेंशन मत लो, आपकी तरफ से एक लड़ने वाला तो तैयार है और वो हूँ मैं। क्योंकि एरियन ने जो उस पपेट गर्ल के साथ में किया था वहाँ पर मैं भी था और मैंने देखा उसने क्या किया था। मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो 7 में से 2 लोग तो हम हो गए हैं, लेकिन डंक, क्या आप और किसी नाइट को जानते हो जो हमारे साथ में लड़ेगा? क्योंकि 5 की अभी और ज़रूरत है। डंक पूरी निराशा में बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता सिवाय मैनफ्रेड डोरेंडोन को, और वो भी मुझे जानने से इनकार कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो तो राम भरोसे। इस पर स्टेफन थोड़ा सा चहकते हुए बोलता है, कोई नहीं, हम 5 लोगों को और ढूंढ लेंगे। और अच्छी बात यह है कि मैं 5 दोस्तों को जानता हूँ, लियो लॉन्गथॉर्न, लाफिंग स्टॉर्म, लॉर्ड कॉगन ऑफ लेनिस्टर, सर ओटो ब्रेकन और ब्लैकवुड्स भी। पर मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि ब्रैकेंस और ब्लैकवुड दोनों एक टीम से लड़ना पसंद करेंगे, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसका कज़न बोलता है, क्या वो सारे लड़ना पसंद करेंगे? सर स्टीफन कहता है, हाँ क्यों नहीं, और मैं जा रहा हूँ उनको सबको बुलाने के लिए। उनमें से जो भी मिलेगा मैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। कज़न, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलूंगा, कल मैदान में ही मिलूंगा। तुम वहाँ पे मेरा आर्मर और मेरा घोड़ा लेके पहुँच जाना। अब यहाँ से स्टेफन चला जाता है तो रायामन इसको बताता है, सर डंकन, वो सारे बेहतरीन नाइट्स है, लॉन्गथॉर्न, ब्रेकन, लाफिंग स्टॉर्म, लेकिन वो आपकी तरफ से लड़ना पसंद करेंगे? वो तो आपको जानते भी नहीं है, कोई आपकी तरफ से क्यों लड़ेगा? अब ये दोनों लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं जितने में पीछे से एक आ जाता है। उसको देख के डंक बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक बताता है, मैं तुम्हारा स्क्वायर हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ में होना चाहिए। पर क्या तुम्हारे पिता को पता है तुम यहाँ पर हो? नहीं, उनको नहीं पता। मैं और मेरा भाई डेरोन वहाँ से छिप के निकल के आ गए। जैसे ही डंक पीछे खड़े हुए डेरोन को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वो अपना नाइफ बाहर निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और बोलता है, जो तुमने आज किया उसके लिए तो मुझे तुम्हारे गर्दन काट देनी चाहिए। डेरोन भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ काट तो देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे को एक कप वाइन पिला देना, और मेरे हाथों पे क्या हो रहा है वो तो देखो। डंक आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन उसके हाथों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो कहता है, तुमने आज झूठ बोला, तुमने मुझे फंसाया। डेरोन कहता है, मेरे फादर ने कहा था, मैंने वही किया। मैं क्या करता अगर मेरे फादर पूछते तो? एगोन को कहाँ घुमा दिया मैंने, और तुम ही थे जिसके पास में एगोन मिला। मैं वहाँ पर विश्राम घर में पूरी तरीके से नशे में था। एक वहाँ से कब चला गया मुझे पता भी नहीं, केवल मैंने वहाँ पर नशा किया। एक निराश होते हुए बताता है, उन 7 एक्यूजर्स में से मेरे फादर भी होंगे। मैंने उन्हें मना किया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि एरियन और डेरोन का ऑनर है, उसको वापस लेने का केवल यही तरीका है कि मैं भी इनमें पार्टिसिपेट करूं। प्रिंस डेरोन बीच में बोल देता है, मैंने नहीं कहा था उनको अपना ऑनर लेने के लिए। मेरा ऑनर मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये लड़ना भी नहीं चाहता। और सर डंकन, मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप मुझके ऊपर अटैक मत करना, बस थोड़ी सी मार देना, मैं नीचे की तरफ गिर जाऊँगा और उसके बाद मैं एक्टिंग करूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लग गई है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? इसके बाद में डेरोन कहता है, परंतु बुरी बात यह है कि हमारे साथ में किंग्स गार्ड भी लड़ने वाले हैं, और वो पूरे 3 किंग्स गार्ड है। अच्छी बात यह है कि कुछ एक किंग्स गार्ड वहाँ पर रह गए थे, बाकी सातों के सातों किंग्स गार्ड होते हैं। तो तीन तो किंग्स गार्ड हो गए, एक मैं हूँ, एक मेकर है और एक और एरियन, तो कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। और उसके बाद में एरियन किसी भी एक को ढूंढ के लेके आ जाएगा। तुम भी जानते हो, किसी को भी वो आराम से गोल्ड से खरीद सकता है। टारगेरियंस के पास में बहुत सारा पैसा है। एक यहाँ पर इससे पूछता है कि हमारे पास में लड़ने वाले कौन कौन हैं, तो ये बताता है, एक तो मैं खुद हूँ और दूसरा सर स्टेफन। वो भी कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए गया है, लेकिन क्या पता हमें मिलेंगे या फिर नहीं। एक कहता है, मैं भी कुछ नाइट्स को लेके आ सकता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए लड़ेंगे। डंक कहता है, परंतु मैं तुम्हारे भाइयों के खिलाफ लड़ने वाला हूँ और तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। एक कहता है, डेरोन, हाँ तुम इसके खिलाफ तो लड़ने वाले हो, पर ये इतना बुरा नहीं है, ये नीचे गिर जाएगा और उसके बाद में ये तुम पे अटैक नहीं करेगा, ना ही तुम करना इसके ऊपर। और दूसरा बचा हुआ एरियन, उसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो जितना जल्दी मरे, मैं बस यही चाहता हूँ।
प्रिंस डेरोन भी थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, हाँ एक सच बोल रहा है, एरियन एक बकवास लड़का है। वो किसी भी तरह एक मॉन्स्टर है, बस इंसान की शक्ल में एक मॉन्स्टर। वो मर जाए तो भी कुछ नहीं है। और तुम जानते हो ना उस पपेट गर्ल के वहां पर किसकी गलती थी? उसी की गलती थी। फिर वो डंक से कहता है, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ प्राइवेट में। डंक भी कहता है, एज यू विश योर ग्रेस। मुझे भी मेरी शील्ड लेने के लिए जाना है। हम दोनों दूसरी तरफ जा सकते हैं। इधर एग और रायामुन बोलते हैं, हम बाकी नाइट्स का बंदोबस्त करने के लिए जा रहे हैं। अब डंक और वो प्रिंस यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाते हैं। फिर डेरन बोलता है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था अब सुनो ध्यान से। मैंने एक सपना देखा है, और माफ़ करना तुम्हारे सपनों की तरफ मेरे सपने कोई नॉर्मल सपने नहीं होते। मेरे वो होते हैं जो आगे जाके सच होने वाले हैं, और तुम मुझे डराते हो। मैंने सपने में देखा है कि तुम और पास में एक बड़ा सा ड्रैगन मरा हुआ पड़ा है। क्या पता तुमने उसको मारा है या फिर नहीं, परंतु एक मरा हुआ है। और अगर हिस्ट्री की बात को सच माना जाए तो हम ही ड्रैगन से, यानी कि टारगेरियंस। और कल तुम शायद मेरे खिलाफ लड़ने वाले हो, तो कल कोई न कोई ड्रैगन मरने वाला है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि वो मरा हुआ ड्रैगन मैं नहीं हूँ, मेरा भाई एरियन मर जाए तो चलेगा। डंक कहता है, मैं भी तुम्हें कोई मारना नहीं चाहता। डेरोन आगे का प्लान बताता है। वो बोलता है, मैं अपना एक्यूज पहले ही ले लूंगा जब मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन मेरा भाई जब तक एक्यूज नहीं ले लेता या फिर वो मर नहीं जाता, तब तक ये बैटल ऑफ कॉम्बैक रुकने नहीं वाला। तो तुम्हें उसको किसी भी तरह शांत करना होगा या फिर मारना होगा। अब ये दोनों लोग ऐसे यहाँ पे बातें करते हुए काफ़ी आगे निकल जाते हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है अंधेरे में से, सर डंकन इस तरफ आओ। डंक उस तरफ जाके देखता है तो एक ठीक ठाक सा बंदा वहाँ पे खड़ा होता है, जो कि थोड़ा सा मोटा भी होता है और छोटा। वो डंक को कहता है, तुम अपनी शील्ड को ढूंढ रहे हो ना, वो मेरे पास में है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मेरे साथ में चलो, वो लड़की मेरे पास में छोड़ के गई है। अब ये आदमी उसको एक वैगन की तरफ ले जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारी स्वॉर्ड्स भरी हुई होती है और कुछ शील्ड भी। वहाँ पर जाके उसको पास में बैठने के लिए बोलता है। डंक पास में बैठता है और पूछता है, आखिर वो कहाँ चली गई? वह बताता है, वो सारे लोग ड्रोन चले गए हैं। वो जो पपेट गर्ल वाला सीन हुआ था, वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई थी। वह लड़की, उसके अंकल, उन्होंने यहाँ से जाना बेहतर समझा और अब वो चले गए हैं। और वैसे भी वो तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। परंतु इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारी जो पुरानी वाली शील्ड थी वो काफ़ी खराब, उसका स्टील बहुत चीप और रस्टेड था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया और इसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी लगा दी है। और बाकी का जो पेंट किया है वो उसी लड़की ने किया है। डंक अपनी शील्ड को लालटेन की रोशनी में देखता है, तो वहाँ पर एक स्टार बना हुआ होता है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है। क्या वो सच में गिर रहा है? क्या ये मौत को दर्शाता है? वो ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता है। एक तरफ तो सितारा गिर रहा है और उसी के ऊपर शाम भी हो रही है। ये दोनों चीज़ें डेथ को सिंबलाइज करती है। तो ये सोच के वो वापस परेशान हो जाता है। पीछे खड़ा हुआ जो आदमी होता है वो बोलता है, यहाँ पर कुछ जिंदा का भी तो निशान है। ये है वो पेड़ और इसकी हरी पत्तियाँ, ये लाइफ को सिंबलाइज कर रही है। तो सब कुछ बुरा ही नहीं है तुम्हारे साथ में। डंक कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी मुझे मरना ही है कल। चलो बताओ इन सब का कितना पैसा लोगे तुम, जो तुमने चेंजेस किए हैं? वो बुढ़ा आदमी बताता है, 1 कॉपर। अब इसके बाद में अगला सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग के ऊपर। और तब थोड़ी थोड़ी ठंड होती है और हल्का सूरज उग जाता है। ग्राउंड के अंदर आने वाले दर्शकों की आवाजाही बढ़ गई थी और कई सारे नोबल लोग, नाइट्स, लॉर्ड्स, कई सारे लोग आए थे। सर डंकन और वो आदमी जिसने उसको शील्ड दी थी कल रात को, ये दोनों भी एक तरफ से एंट्री मारते हैं। ये जब आ रहे होते तो डंक नोटिस करता है कि कुछ एक लोग इसकी तरफ आते और बोलते कि बहुत बढ़िया, हम आपकी तरफ है, हम गॉड को बोलेंगे कि आपको जीता है। इस तरह की इसको शाबाशियाँ देते हैं और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल के जाते हैं। इनको देख के डंक थोड़ा चौंक जाता है कि ये सब मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे जानते भी नहीं है। इस पर ये आदमी बताता है कि ये तुम्हें भले ही नहीं जानते हो, लेकिन तुमने जो काम किया वो एक असली नाइट का काम था, इसलिए सब लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर जाके ये देखता है तो पहले ही रायामुन आ गया होता है और वो अपने भाई स्टीफन का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा डंक की तरफ से लड़ने वाले रायन रेसलिंग, हम्फ्रे बीसबरी भी थे। हम्फ्रे बीसबरी वही बंदा है जो एरियन के खिलाफ लड़ा था और एरियन ने इसके घोड़े को मार दिया, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया था और उसकी हड्डी वड्डी टूट गई थी। लेकिन ये यहाँ पर लड़ने के लिए आ जाता है। इसको देख के रायामुन थोड़े हंसते हुए बोलता है, शायद इसको एरियन के सामने वापस लड़ने का एक और चांस चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डंक इससे पूछता है कि तुम कैसे लड़ोगे, तो फिर ये बताता है कि हाँ, मैं नीचे उतर के बैटल ऑफ कॉम्बैक नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं घोड़े के ऊपर हूँ तब तक तो मैं तुम सब पे भारी हूँ। डंक कहता है, मैं बता नहीं सकता आपका कितना धन्यवाद कर सकता हूँ, आपने कितना बड़ा काम किया है, और स्टेफन का भी, जो आपको लाने में आपकी मदद की। हम्फ्रे कहता है, स्टेफन? कौन स्टेफन? वो नहीं, मुझे तो तुम्हारा ये स्क्वायर, ये एग लेके आया। वो तुम्हें आने नहीं वाला था, लेकिन इसने बताया कि क्या होने वाला है, और अब हम सब मिला के कुल 5 नाइट हो गए हैं। डंक बोलता है, नहीं, 6 नाइट्स हो चुके हैं हम। पीछे की तरफ से इतनी देर में लाफिंग स्टॉर्म भी आ जाता है। उसको देखकर डंक उसको भी थैंक यू बोलता है आने वाने के लिए। तो वो भी बताता है कि मैं भी एक की वजह से ही यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी तरफ लड़ने के लिए। और वो कहता है कि मेरे लिए लड़ना कुछ अलग है। पिछले 100 सालों के अंदर मैंने ऐसे कोई टर्नी नहीं देखी जहाँ पर कि बीच में ऐसे लड़ाई हो गई हो और बैटल ऑफ कॉम्बैक्ट हुआ हो।
और क्यों न हो, यहाँ पर तो किंग्स गार्ड लड़ने वाले हैं और यहाँ तक कि प्रिंस भी। मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ और आखिर टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ये किंग्स गार्ड सबसे बेस्ट है, क्या ये मेरे सामने टिक पाते हैं या फिर नहीं। ऐसे कहते हुए लाफिंग स्टॉर्म वापस से हंसने लग जाता है। इधर सामने की तरफ देखते हैं तो सारे एक्यूजर्स की एंट्री होती है। तीनों तो वो दोनों रॉयल लोग, दोनों राजकुमार डेरोन और एरियन और उनका पिता मेकर, इसके अलावा किंग्स गार्ड। ये कुल मिलाकर 6 ही होते हैं। तो इनको देख के डंक बोलता है कि क्या हम 6 के खिलाफ 6 ही लड़ने वाले हैं, एक हमारे पास में भी कम है और एक उनके पास में भी। इतने में स्टीफन फोस्लवे, जो बड़ा वाला एप्पल होता है, वो एंट्री मारता है और वो बोलता है कि तुम लोग 6 नहीं हो, केवल वो लोग 6 हैं और वो भी अभी 7 हो जाएंगे। तुम तो 6 में से 5 ही हो। डंक कहता है 5 कैसे, वो सारों को गिन के बताता है। तो स्टीफन फोस्लवे बोलता है माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ, मैं एरियन की तरफ से लड़ने वाला हूँ। और मैं सोचता हूँ कि डंक तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा कि मुझे प्रिंस की कमांड और उनकी तरफ रहना चाहिए। हर कोई बंदा शौक हो गया था और रायमन कहता नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम इसकी तरफ से लड़ने वाले थे और तुम ही सबसे पहले थे जो डिफेंड करने वाले थे इसको। लेकिन स्टीफन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, और इन सब चीज़ों को छोड़ो, अब मैं इन एक्यूजर्स की तरफ से लड़ूंगा, मेरे लिए मेरे शील्ड और घोड़े को तैयार करो। रायमन कहता है मैं नहीं करने वाला, किसी भगोड़े के लिए मैं तैयार करूँ, खुद ही अपना घोड़ा तैयार कर लो। स्टीफन इसको कहता है मत बोलो, तुम अभी भी नाइट नहीं बने हो, मेरे स्क्वायर हो, और वैसे भी हम दोनों एक ही एप्पल एक ही पेड़ के हैं। रायमन कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम एक नाइट थे लेकिन तुमने अपना वादा छोड़ दिया। अब यहाँ से स्टीफन अपना घोड़ा लेके चला जाता है। तो रायमन वापस डंकन के पास में आता है और उसको बोलता है अब हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, हम केवल 5 नाइट है, तो जल्दी से आप मेरे को नाइट बना दीजिए। अब नाइट बनाने में क्या वो जो प्रोसेस होती है ना, ऊपर सिर पे रखनी पड़ती है तलवार वलवार, तो ये पास में आके डंक के पास में घुटनों पर बैठ जाता है और फिर बोलता है कि जल्दी से मुझे बना दीजिए। डंक अभी तक समझ भी नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ में क्या हो गया है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तुम अभी तैयार भी नहीं हो। तो रायमन बोलता है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। रायमन कहता है नहीं, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरी लड़ने की प्रतिभा पर शक है। इतनी सी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, जितने में पीछे से एक आता है और बोलता है सर डंकन, तुम्हें लॉर्ड एशफोर्ड बुला रहे हैं, वहाँ पर जाओ। लाफिंग स्टॉर्म इन सब की ये जो परेशानी वाली बातें हो रही थी, इनको देख के बोर हो रहा था। वो अपने घोड़े से नीचे की तरफ उतरता है और बोलता है इस एप्पल को तो मैं नाइट बना दूंगा, तुम आराम से जाओ और वहाँ पे मिल के आओ। अब डंक यहाँ से निकलता है और लॉर्ड एशफोर्ड की तरफ जाना शुरू होता है अपने घोड़े को लेकर। लेकिन बीच रास्ते में उसको मिल जाता है एरियन। एरियन उसको थोड़ा तंज कसते हुए बोलता है क्या लगता है तुम्हारे पास में तो 7 चैंपियंस भी नहीं हुए, तुम तो केवल 5 लोग लड़ने वाले हो। डंक कहता है 5 नहीं 6। रायमन को अभी नाइट बनाया जा रहा है और हिस्ट्री में इससे भी खराब अनुपात के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी गई है और जीती भी गई है। 6 के सामने 7 तो लड़ ही सकते हैं। लेकिन ये जब एशफोर्ड के लॉर्ड के पास में जाके बोलता है कि मेरे पास में तो 6 नाइट ही है, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना 7 नाइट लड़ने के लिए, वरना तुम गिल्टी पाए जाओगे, और वही अभी तुम्हारे साथ में होगा। डंक कहता है रुको, मुझे एक चांस और दो। डंक यहाँ से अपना घोड़ा लेकर पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर कि सारे दर्शक बैठे हुए थे और लॉर्ड्स। वहाँ पर जाके वो जोर से बोलता है माय लॉर्ड्स, क्या आप अर्लन ऑफ पेनिट्री को जानते हो। उन्होंने और मैंने आपके हाउसेस के अंदर सेवाएं दी और उस चक्कर में डूरेंडोन के वहाँ पर तो उनको गाँव भी आ गए थे। इनके पास में जाकर डंक के एक एक का नाम ले रहा होता है, लेनिस्टर वाले, स्वान वाले हाउस, इन सब हाउसेज वालों का, और बोलता है कि मेरी तरफ से आओ और लड़ो। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जो भी इसको देखता है बस ऐसे वैसे नज़रें छुपाने की कोशिश करता है। ये ओटो ब्रेकन को बोलता है नए और पुराने दोनों भगवान की कसम खाकर मैं आपको बुलाता हूँ कि आप मेरी तरफ से आओ और मेरे कोज के लिए लड़ो। ब्रूट ऑफ ब्रेकन आंसर देता है वो तुम्हारा कोज है, मेरा कोज नहीं, मैं तुम्हारे लिए इन टारगेरियन से नहीं लड़ने वाला। इस पर डंक भी निराश हो जाता है। वो जोर से चिल्ला के बोलता है क्या तुम में से कोई भी असली नाइट नहीं है। पर इसका आंसर कोई नहीं देता है। पास में खड़ा हुआ एयोन वो थोड़ा हंसने लग जाता है और बोलता है क्या फालतू की बकचोदी कर रहे हो तुम यहाँ पे। इसके बाद में पीछे की तरफ से एक आवाज़ आती है मैं लड़ूंगा सर डंकन की तरफ से। पीछे से एक नाइट आगे की तरफ आता है जो कि अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और उसने पहन रखे थे काले वेलवेट के कपड़े। उसका घोड़ा भी बिल्कुल काला और बेशकीमती था, एक असली वॉर हॉर्स, और गलती नहीं हो तो ये एक टारगेरियन प्रिंस था। सभी लोग एकदम आश्चर्य में पहुंच जाते हैं कि ये बंदा कौन आ गया है, लेकिन उसकी सीगल्स लगी हुई बता देती है कि ये कोई टारगेरियन है। जब वो थोड़ा आगे की तरफ आता है तो उसके चेहरे से पता चलता है ये तो प्रिंस वेलर है। प्रिंस वेलर अपना हेलमेट ऊपर की तरफ उठाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया था, इसलिए मेरे पास में अपनी शील्ड और अपनी तलवारें नहीं थी और ना ही अपना कोट। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे बेटे के कोट, उनकी तलवार, वो सारी मेरे को आ जाती है, तो मैंने उन्हीं को पहन लिया है और आज मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने वाला हूँ। जो एक्यूजर्स थे वो खुद भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। मेकर खुद आगे की तरफ आता है उसके पास में और बोलता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नहीं जानते इसने मेरे बेटे के ऊपर अटैक किया और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। प्रिंस वेलर कहता है नहीं,
उसने बस कमज़ोरों को बचाने की कोशिश की, जो कि एक नाइट का कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। इसके बाद में ये मेकर से ज़्यादा कुछ बात करता नहीं है और चुपचाप जो सारे डिफेंडर्स खड़े होते हैं, डंकन के सारे डिफेंडर्स, उनकी तरफ चला जाता है। अब डंक और इसके सारे जो नाइट्स होते हैं, अब ये पूरे 7 संख्या में हो जाते हैं और ये सब तैयार होते हैं इसको डिफेंड करने के लिए। एक तरफ तो ये सारे खड़े होते हैं साउथ में, और नॉर्थ की तरफ खड़े होते हैं वो सारे एक्यूजर्स पूरे 7 के साथ अपने घोड़ों पर एक साथ में। लॉर्ड बेलर टारगेरियन ये वहाँ पे पहुँचता है तो रायमुन उसके बोलता है, तो रायमुन इससे कहता है, माय लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि मेरे सिगल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो, इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा भाई है स्टेफन, वो और मैं एक जैसे दिखे किसी एक हाउस के, मैं ये नहीं चाहता। वो मुझे अक्सर कहता है कि मैं ग्रीन एप्पल हूँ, मैं अभी अच्छी तरीके से लड़ना नहीं सीखा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ जो उसके अंदर नहीं है, वो है लॉयल्टी। इसलिए मैं एक ग्रीन एप्पल हूँ, मेरा ये जो शील्ड है इसके ऊपर मुझे कलर चेंज करना है और ग्रीन एप्पल करना है मेरे सिगल के अंदर। लॉर्ड बेलर भी हंसते हंसते कह देते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम आराम से कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अब यहाँ का जो शाही पुजारी आता है वो आता है और बोलता है कि जो भी सही होगा उसके भगवान मदद करेगा और उसकी साइड जीत होगी। बेलोर होता है वो बताता है कि यहाँ पे एक और नियम है, और वो ये है कि एक्यूजर्स होंगे उनके पास में तो असली वाला लेंसेज होगा और हमारे पास में लकड़ी वाला, तो वो आराम से टूट भी सकता है। तो रायमन बोलता है ये इजीली टूट जाएगा तो हमारा तो मरना फिक्स है। तो फिर बेलोर बताता है ऐसा भी नहीं है, हमारा वाला लेंसेज थोड़ा लंबा होगा, तो हमें बस उसको कैसे भी करके सामने वाले को नीचे गिराना है, उसके बाद में बस स्वॉर्ड की लड़ाई आ जाएगी और वो हमें लड़नी होगी। तो कुल मिलाकर हमारे लड़ने का प्लान ऐसा ही है। बेलोर बोलता है कि किंग्स गार्ड बहुत ही अच्छे होते हैं लड़ने के अंदर, लेकिन उनकी एक कमी है और वो ये है कि वो प्रिंस, लेकिन वो कभी भी प्रिंस या फिर किसी शाही आदमी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा उनके सामने लड़ने की और बाकियों के सामने तुम लड़ना। अब इस तरीके से एक्यूजर्स और डिफेंडर्स दोनों की जो प्लानिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एक साइड में खड़े होते हैं एक्यूजर्स, दूसरी तरफ होते हैं ये सारे डिफेंडर्स। एक तरफ तो एरियन का घोड़ा चहक महक रहा होता है और एरियन बिल्कुल लड़ने के मूड में होता है, तो दूसरी तरफ डंक को बड़ा डर लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। पहले पहले तो पूरे ग्राउंड के अंदर शांति मच जाती है, लेकिन जैसे ही एक घंटी बजती है और दोनों साइड के जो वॉरियर्स होते हैं वो लड़ना शुरू करते हैं, सब अपने अपने घोड़े को लेकर विपक्षी की तरफ टूट पड़ते हैं। मुकाबला था एरियन और डंक का, ये दोनों आमने सामने की तरफ थे। एरियन का घोड़ा बिल्कुल स्पीड से आ रहा होता है इसकी तरफ, जबकि डंक की हालतें थोड़ी टाइट हो रही होती है, उसको डर लग रहा होता है। फिर भी इसका जो घोड़ा है वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़, तो उसको पता होता है ऐसी सिचुएशन को कैसे संभालना है, और वो धीरे धीरे करके इसको वापस रिगेन कर रहा होता है। और इस तरीके से ये एरियन की घोड़े की तरफ पड़ रहे होते हैं। ये दोनों घोड़े जब एक दूसरे के आमने सामने की तरफ आ रहे होते हैं, तब डंक को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसे लगता है वो सब कुछ चीज़ें भूल गया है जो इसने सीखा था, पर फिर भी जैसे तैसे वो कंट्रोल करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। इन दोनों के घोड़ों की जब टक्कर होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। डंक जो कोशिश कर रहा था वो इसमें कामयाब नहीं रहता है, जबकि एरियन की कोशिश कामयाब रहती है। उसका जो मेटल वाला क्लेंस होता है वो इसके सीने पर मार देता है, जिसकी वजह से इसका जो सारी शील्ड होती है और ये आर्मर होता है, इसको पार करके वो लेंस इसके शरीर के अंदर घुस जाता है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत घुस जाता है और इसके अंदर से खून निकाल देता है, और अधमरा की साइड में जैसे इसका घोड़ा नीचे गिर जाता है थोड़ा। फिर जैसे भी डंक उसको कंट्रोल करता है, इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और एक बार का तो लग रहा होता है कि अब बस हार गया हूँ और मैं गिरने वाला ही हूँ। फिर भी इसको घोड़ा जैसे तैसे करके ऊपर उठा देता है। अब ये दूसरी तरफ पर जाता है और पीछे की तरफ देखता है तो इसके सारे सैनिक क्या कर रहे हैं। हम्फ्रे तो नीचे गिर जाता है, जबकि बेलोर अभी भी उन दोनों से लड़ रहा होता है, वो किंग्स गार्ड से। बाकी एक और किंग्स गार्ड से लड़ रहा होता है रेसलिंग, और मेकर, रायमून, स्टेफन ये सब भी आपस में लड़ा रहे होते हैं। अब ये वापस पीछे की तरफ मुड़ता है और एरियन भी। अब इन दोनों की वापस सेकंड नंबर वाली टक्कर होने वाली थी, और डंक के लिए ये वाली टक्कर तो पिछली बार से भी बुरी थी, क्योंकि इसके हाथ में जो तलवार थी और लेंस था वो दोनों ही नीचे गिर जाते, और ये खुद भी। और इस बार तो ये इतना बुरा वाला नीचे गिरता है कि इसको लगता है कि बस ये मर ही गया है। इसके हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है, और स्पेशली इसका चेस्ट बहुत ज़्यादा पेन करता है। मतलब साफ देख के कोई भी कह सकता है कि एरियन कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। इसको नीचे गिरा दिया, एक बार में इतना जोरदार नीचे गिराया है। ये अपने आप को ज़मीन पर पाता है। ये सोचता है क्या मैं एक नाइट भी नहीं हूँ, मैं तो एक हेज नाइट भी नहीं हूँ, मैं तो 2 सेकंड भी उसके सामने लड़ नहीं पाया। ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है, इतने में पीछे से एरियन अपने घोड़े से उतर जाता है और उसके पास में आ जाता है। एरियन के हाथ में होता है मॉर्निंग स्टार, और वो इससे इसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारने से पहले वो इसको कुछ बातें बोलता है। वो कहता है क्या तुम मर गए हो हेज नाइट, इतना जल्दी मर गए? अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरे सामने आत्मसमर्पण कर सकते हो, और उसके बदले में बस तुम्हारे थोड़े से हाथ पैर कटवा दूंगा और दांत तोड़वा दूंगा, शायद तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना नहीं। डंक कुछ बोलता नहीं है तो वो वापस से जोर जोर से इसके ऊपर मॉर्निंग स्टार मारना शुरू कर देता है। मॉर्निंग स्टार बहुत गजब वाला लगता है इसके सिर के ऊपर, और एक बार का तो इसको ऐसा लगता है कि इसका सर फट गया है। इसके जो हेलमेट होता है उसके अंदर बिल्कुल खून भरा जाता है और मुंह के अंदर भी मिट्टी भर जाती है, ये नीचे गिरा हुआ होता है।
इसी तरह की लड़ाई चल रही होती है हर तरफ और एरियन इसको बहुत बुरी तरीके पीटता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आती है और ये एरियन का पेट पकड़ लेता है और वहाँ से इसको नीचे गिरा देता है। अब एरियन और डंक दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं। एरियन के अंदर दम था, लेकिन दमदार डंकन था। मतलब ये कुश्ती जैसी लड़ाई हो गई थी। तो इसके अंदर तो डंक की फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, तो वो इसके ऊपर डोमिनेट करता है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि सर डंकन द टॉल ये फ्लिया बॉटम से आता है और वहाँ का तो जो बच्चा बच्चा होता है वो भी अखाड़ों के अंदर लड़ता रहता है, ऐसे ही गलियों में लड़ते रहते हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर तो इसको एक्सपर्टीज़ होती है। बस फिर क्या होना था, डंकन अपनी शील्ड को लेता है और इसके सिर के ऊपर मारना शुरू करता है। एरियन के ऊपर बहुत ज़्यादा मार देता है। पहले तो एरियन ने मॉर्निंग स्टार हाथ में पकड़ रखा होता है, लेकिन अब इसको समझ में आ जाता है कि मॉर्निंग स्टार से कुछ नहीं होने वाला है। ये अपना नाइफ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में डंक इसको रोक देता है और वापस इसके मुंह पे मारना शुरू कर देता है। इतना बुरी तरीके से मारता है कि यहाँ पर भी एरियन के अंदर से खूना खून हो जाता है। उसका जो हेलमेट होता है वो टूट चुका था और अभी 2-4 शील्ड की और मारता तो शायद उसको मार भी डालता। इसलिए डंक उसको पहले ही बोल देता है, अभी तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो, क्या तुम करोगे? इसके जवाब में एरियन बहुत ही धीरे से पर जैसे तैसे करते हुए बोलता है, हाँ मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अब ये चीज़ होती है, इसको समझ में नहीं आता है क्या ये वर्क खत्म हो चुका है। ये आसपास देखता है तो लोग अभी भी लड़ रहे थे। बस इसको एक अनाउंसमेंट करनी थी कि इसने बस एक्विजिशन वापस ले लिया है। लेकिन इतने में क्या होता है कि ये वापस साइड में हट जाता है। तो एरियन इसकी तरफ अपना जो मॉर्निंग स्टार होता है उससे वापस एक मार देता है। मतलब कि एरियन वापस लड़ने के मूड में था। लेकिन डंक एक बार जो ज़मीन की फाइट हो जाती है इसके अंदर तो डंक भारी परफॉर्म करता है और वापस से इसको पीटने लग जाता है। अब बिल्कुल इसको एरियन को बुरी तरीके से पीट देता है। उसके बाद में इसकी एक टांग पकड़ता है और पूरे मैदान में रगड़ते हुए लेके आता है एशफोर्ड के लॉर्ड के सामने और बोलता है कि अब बोलो यील्ड। तो यहाँ पर एरियन को बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि हाँ मैं अपना एक्विजिशन वापस लेता हूँ। ये मोमेंट होने के बाद में डंक सोचने लग जाता है कि क्या अब मैं सच में नाइट बन गया हूँ या फिर एक चैंपियन। यहाँ पर मैं टर्नी लड़ने के लिए ही आया था। इस तरीके के फालतू के थॉट्स इसके माइंड में चल ही रहे होते हैं। अब एरियन ने भी ऐसे बोल दिया है, यील्ड कह दिया है, और इसके अलावा जो डेरोन था उसने तो कब का कह रखा है। तो इस वजह से ये जो सारी फाइट्स चल रही होती है वो रुक जाती है। ये ख़त्म होने के बाद में वो जो बुढ़ा अंकल नहीं होता है वो आता है इसके पास में और बोलता है कि मैंने जो शील्ड बनाई थी वो तो काफ़ी अच्छा काम किया, और जो तुम्हारा आर्मर है पर इसकी बहुत हालत है उसने ख़राब कर दी, पूरे के ऊपर स्क्रैच कर दिए हैं। ये रायमुन से पूछता है किसी को ज़्यादा लगी वगी तो नहीं, कोई मरा तो नहीं। रायमुन कहता है हमारी तरफ से तो केवल 20 भरी। उसको स्टार्टिंग में किंग्स गार्ड ने बहुत बुरी वाली लगा दी थी। इसके अलावा हमफ्रे को भी बहुत बुरी तरीके से लगी है, पर वो अभी मरा नहीं है। बाकी किंग्स गार्ड की तरफ से एक किंग्स गार्ड बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है और उसको दूसरा किंग्स गार्ड उठा के लेके गया था। डंक बोलता है कि क्या डेरोन तो बच गया ना कम से कम, क्योंकि वही बोल रहा था कि उसको सपने आ रहे और एक मरता हुआ ड्रैगन उसने देखा था। तो रायमन बोलता है वो भी बच गया और एरियन भी बच गया है। तो डंक थोड़ी राहत की सांस लेता है। अब रायमन और एक डंक की हालत की तरफ देखते हैं तो इसके पूरे खूना खून हो रहा होता है, इसका पूरा शरीर टूटा फूटा होता है, इस टाइप से हो जाता है, और ख़ास करके चेस्ट की तरफ। तो रायमन बोलता है कि मैं कुछ डॉक्टर्स को भी जानता हूँ और सबसे सिंपल यही रहेगा कि तुम्हें बहुत सारे वाइन पिला दी जाए जिससे कि तुम्हें दर्द कम होगा। लेकिन इनका जो एक और पार्टनर है वो की है बेलोर, वो साइड में पड़ा हुआ होता है। तो अब ये सारे लोग उसके पास में जाते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं तो जो ब्लैक कलर का आर्मर होता है उसको पूरी तरीके से टूट जाता है और बेलोर इसको बोलता है कि अब मैं सही से लड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो कहता है कि मैं अपनी फिंगर्स को भी महसूस नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि मैं बेजान हो रहा हूँ। यहाँ पर बेलोर बोलते बोलते भी बहुत बार रुक जाता है, मतलब उससे बोला भी नहीं जा रहा होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से लगी होती है। वो रायमन को कमांड करता है कि मेरा हेलमेट हटा दो। ये जैसे हेलमेट हटाता है तो वो दिखता है कि उसका जो पूरा सिर था वो टूट फूट गया था। वो बोलता है कि मेरा भाई मेकर बहुत अच्छा है लड़ने में और उसी ने मेरी ये हालत की है, बाकी किंग्स गार्ड को तो मैंने संभाल दिया था। अब ऐसे ही थोड़ी बहुत इन सब लोगों के बीच में बातें चलती है और उसके बाद में बेलोर मर जाता है। डंक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि यार ये प्रिंस बेलोर कब से मेरी मदद कर रहा था, ये ऐसे मर गया। और वैसे प्रिंस बेलोर टारगेरियन जो कि अभी हैंड ऑफ द किंग था और आगे आने वाले समय में तो ये बनने वाला था राजा, वो एक हेजनेट की तरफ से लड़ते हुए मर गया उसको बचाने के लिए। अब ऐसे बेलोर के मरने के बाद में यहाँ पर जो एशफोर्ड होता है यहीं पे इसका अंतिम संस्कार करते हैं। होता यूँ है कि बाकी सारे लॉर्ड्स को तो दफनाना पड़ता है लेकिन टारगेरियंस को जलाना होता है। तो यहीं पे थोड़े लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठे कर देते और ग्राउंड के पास में उसको जलाते हैं। जब बेलोर का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब ये सारे लोग भी खड़े होते हैं और एक्यूजर्स भी, हर कोई खड़ा होता है वहाँ पर। वो जो इसका बेटा है बेलोर का बेटा वेलर, वो जो डंक को देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है वो कहता है मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी, भगवान को तुम्हें मारना चाहिए था, उनको मार दिया। अब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए डंकन। अब डंकन का थोड़ा बहुत इलाज विलाज कराते हैं और उसके बाद में डंक को भी समझ में आ जाता है कि अब मेरे को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 1 हफ्ते तक तो मैं पड़ा रहूँगा। तो बस ये यहाँ से रवाना हो जाता है अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ के लिए जहाँ पर इसने कैंप डाला था।
वहाँ पर जैसे तैसे थोड़े बहुत लेप वेप लगाकर 1-2 दिन तक पड़ा रहता है। फिर 2 दिन बाद में क्या होता है कि वहीं पे 4 नाइट्स आके खड़े हो जाते हैं। अब लड़ने के मूड में तो ये बिल्कुल होता नहीं है और ना इसकी कंडीशन होती है लड़ने वाली। तो ये बोलता है कि तुम सब लोग कौन हो। फर्स्ट तो इसको लगता है ये इसको मारने के लिए आए हैं, परंतु वो लोग बोलते हैं कि हमारे प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर आता है मेकर। मेकर आकर इसको सबसे पहले बताता है कि मैंने एरियन को भेज दिया है फ्री सिटीज़ की तरफ। अब डंकन कभी फ्री सिटीज़ की तरफ गया नहीं था और इसको ज्ञान भी नहीं था, पर इसको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अब वो किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं है और ना ही पूरे 7 किंगडम्स के अंदर। तो ये थोड़ी राहत की सांस लेता है। मेकर इसको बोलता है कि मेरे बेटे के लक्षण थोड़े सही नहीं थे, शायद फ्री सिटीज़ के अंदर रह के उसको थोड़े लक्षण आ जाए और अच्छे से रहना सीख लेवे। यहाँ पर आकर मेकर इसको बताता है कि लोग बोलेंगे मैंने उसको मारा क्योंकि वो केवल 4 ही लोगों से लड़ा था, या तो उन तीनों किंग्स गार्ड से और या फिर मेड से। और वैसे भी तुम्हें पता है वही मैं ही था जिसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा लगी। किंग्स गार्ड तो कभी भी रॉयल मेंबर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और उसको मारेंगे नहीं, तो लोग मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहेंगे। डंक बोलता है नहीं, मैं वो कारण था, मेरी तरफ से ही वो लड़ते लड़ते मरे, मेरी क्या औकात है, मैं केवल एक हेज नाइट हूँ। तो मेकर बोलता है कि हाँ, हम दोनों को लोग बोलेंगे, एक अच्छे खासे बादशाह होते हैं। प्रिंस बेलर काफ़ी अच्छे थे, उनको हर कोई पसंद करता था, वो हमारी वजह से मारे गए। अब यहाँ पर डंक अपने बचाव में बोलता है कि अगर मैं लड़ता नहीं तो मेरे हाथ पैर काट दिए जाते, और अगर हेज नाइट के पास में हाथ पैर ही नहीं है तो वो क्या करेगा, मैं तो भिखारी बन जाता। लेकिन फिर भी मेकर इसको थोड़ा बहुत समझाता है। ऐसे इनके बीच में कुछ बातें चलती रहती है। मेकर इसको बताता है कि तुम्हारी तरफ से 20 बरी भी मरा, हम्फ्रे भी मरा और बेलोर भी मारा गया। हम्फ्रे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो 2 दिन के बाद में कहराते हुए मर गया। मेकर इन सब बातों को शांत करते हुए बोलता है कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है एगोन, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रशंसक है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे नाइट हो और वो बस तुम्हारे साथ में रहना चाहता है, स्क्वायर बनना चाहता है। डंक बोलता है ये बहुत बड़ी बात है, मैं इतना अच्छा भी लड़ाका नहीं हूँ, आपने वहाँ पर देखा था। आप वहाँ पर रॉयल गार्ड में किसी को भी रख सकते हैं और वो इनको लड़ना सिखा सकता है। लेकिन मेकर बोलता है कि नहीं, एगोन ने बहुत ज़्यादा मेरे से जिद करी है, मैं सारी बातें उससे कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी साथ में किंग्स लैंडिंग में चल दो, तुम भी वहीं पे रहना, अच्छा खासा खाना खाना और उसको ट्रेनिंग करवाना। तुम्हारी ट्रेनिंग का भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती और जिसमें तुम परफेक्ट नहीं हो वो भी तुम्हें सिखाया जाएगा। डंकन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको स्क्वायर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में समर हॉल या फिर किंग्स लैंडिंग नहीं जाऊँगा। उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रेनिंग यही होगी जब वो मेरे साथ में रहेगा और हेज नाइट की तरफ हर जगह घूमता फिरता रहेगा। अगर उसको महलों वाले राज दिए तो या फिर वो कहीं डेरोन की तरफ हो जाएगा जो कि दारू पीता रहता है, या फिर एरियन की तरफ हो सकता है। इसलिए वो बस मेरे साथ में रहेगा और हम जहाँ पर भी जाएंगे वहीं से ट्रेनिंग लेगा। फर्स्ट में तो ये इसकी बात मानता नहीं है। मेकर इसको बोलता है कि वो एक प्रिंस है और वो टारगेरियन है, वो ऐसे लड़ते फिरते हुए ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकता। उसकी जान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इनाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग उसको मरवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये उसको बताता है डंक की नहीं, यही चीज़ें होनी चाहिए। वो जब पूरे वेस्टरोस में घूमेगा तभी तो वो असली लड़ाई सीखेगा, लोगों के बीच में कैसे रहना है, सभी चीज़ें सीखेगा जो जो तुम्हारे दोनों बड़े बेटों के अंदर नहीं है। ऐसे इनके बीच में काफ़ी सारी बहसबाजी चलती रहती है, लेकिन लास्ट में जाकर मेकर मान जाता है। अब इसके बाद में अगला सीन शिफ्ट हो जाता है, जबकि थोड़े दिन बाद का होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि ये जो डंक होता है वो भी ठीक ठाक हो जाता है। एक इसके पास में आता है, एक ने अच्छे खासे कपड़े तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कपड़े पहन रखे होते, अब उसने शाही कपड़े नहीं पहन रखे होते। और ये इसके पास में आकर बोलता है कि अब हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो डंक इसको बोलता है कि हमें जाना चाहिए रेड माउंटेन्स की तरफ, वो की है डॉन के अंदर। एक थोड़ा सा तंज मारते हुए बोलता है हाँ, वहाँ पर पपेट शोज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए कहीं हम वहाँ पर तो नहीं जा रहे हैं। तो बस ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बुक का 33% बुक ये कंप्लीट हो जाती है इस कहानी के साथ में। अब इसके बाद में सर डंकन द टोले और एग, ये दोनों यहाँ से जाएंगे डॉन। अब वहाँ पर जाके क्या कांड करेंगे क्या नहीं, वो तो अपन बाद में कभी देखेंगे। अब इसके बाद की कहानियाँ तो तब सुनाऊँगा जब कि ये शो आएगा असल में, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा लोग सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं है और अभी मेरे पास में भी टाइम नहीं है। तो बस मिलते हैं कभी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद। वलार मुर्गलिस।